हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द कैट मिरर। और कंटिन्यू करते हैं वेक्टर एडिशन को। पिछली वीडियो हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले ये रिवाइंड करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स एक सेम ऑर्डर में अगर जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में इन दोनों को ऐड करने के बाद, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। पढ़े थे हम लोग। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। ये ट्रायंगल लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वेक्टर एडिशन को ही कंटिन्यू करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ को आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके साथ पॉलीगन लॉ को भी पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिख दो कि वीडियो पूरी देखने वाला हूं मैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ है क्या, एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the resultant will be the diagonal passing from the common point of the vectors। समझो, एक वेक्टर है a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है b। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से जॉइंट हो, अब तुम बोलोगे वेक्टर्स जॉइंट नहीं होंगे तो क्या करेंगे? भाई वेक्टर शिफ्टिंग यूज करो, इसे शिफ्ट करके यहां ले आओ, होगा जॉइंट। सो अगर दो वेक्टर्स ऐसे जॉइंट है कि दोनों अलग अलग ऑर्डर में जाना है ना, रिवर्स ऑर्डर है। ये देख रहे हो, ये किधर जा रहा है, फिर हमें हाथ उठाना पड़ेगा तब इसे इधर करना होगा। तो ये सेम ऑर्डर नहीं, रिवर्स ऑर्डर है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे में हम लोग इसका कैसे निकालेंगे? हम लोग एक पैरेललोग्राम को इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, हम बी वेक्टर से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ए वेक्टर से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एक पैरेललोग्राम बन गया, बना कि नहीं? नाम दे देते हैं पी एम एन ओ पी। ठीक है, एम एन ओ पी नाम दे दिए। अब बोलो कि एक पैरेललोग्राम है ना। इसका इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इसी पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। क्या होगा? डायगोनल। अब इस पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स? दो डायगोनल्स। बोलोगे कौन सा डायगोनल होगा रिजल्टेंट? वो वाला डायगोनल रिजल्टेंट होगा जो इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ। तो इन दोनों वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट क्या है? ये ना है पी। पॉइंट पी में दोनों जुड़े हुए हैं, तो बस इनका ये हो गया डायगोनल और यही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को बनाते हैं। अब इसमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी इजी, सिंपल है। ये बी वेक्टर के पैरेलल जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी होगी? इसी के बराबर ना होगा। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो अब कुछ ट्रायंगल लॉ जैसा दिख रहा है बनता हुआ। ये इस साइड जा रहा है, ये इससे पैरेलल है, तो ये भी इस साइड जा रहा है। कुछ ट्रायंगल लॉ जैसा दिख रहा है। ये इस साइड, ये इस साइड, ये रिवर्स ऑर्डर में। ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल लॉ दिख रहा है ना, वही ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला लगा दो। आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गया। अब कैसे आया? ट्रायंगल लॉ वाली वीडियो में मैंने ये प्रूव किया है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कैसे आया ये फॉर्मूला देख लो। ये डायगोनल क्या है? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आया उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये डायगोनल उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम क्या किए थे? पैरेललोग्राम को इमेजिन किए थे, यानी ये जो है ये वाला वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर हो गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर होगा, इक्वल वेक्टर। और ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल लॉ बन रहा है ना। ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, दोनों सेम ऑर्डर में। रिजल्टेंट देखो रिवर्स ऑर्डर में। सो ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला लगा दिए तुरंत। समझे? अब ये
इन दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे पुट करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू भी आ जाएगा आगे। तो ये फॉर्मूला है, समझे। अब ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया जो मेन बात था, समझ गए। अब इसमें पूछेगा कि अल्फा निकालो, अल्फा मतलब ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा अल्फा। अल्फा के लिए भी वही tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे भी। अब कैसे, जो लॉजिक मैंने मैग्नीट्यूड में लगाया वही लॉजिक लगा दो, ट्राइंगल लॉ यहाँ पे लग रहा है, तो ट्राइंगल लॉ वाले के हिसाब से अल्फा का फॉर्मूला ये था tan अल्फा का, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा होगा, यही है फॉर्मूला, समझे। सो हमने पढ़ लिया कि पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है, ठीक है। एक बार हम वापस से फॉर्मूलाज लिख देते हैं। आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। उसके अलावा tan अल्फा, या अल्फा लिखते हैं ना सीधा, अल्फा इज इक्वल टू tan -1, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में बताया, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूलाज थे, सिंपल है, बस हो गया पैरेललोग्राम लॉ खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ क्या होता है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब हम लोग पॉलीगन लॉ पढ़ते हैं, सिंपल है, वो भी बहुत इजी है। देखो इसकी स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। अगर मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ये दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ट्रायंगल लॉ था ही तो पैरेललोग्राम लॉ फालतू का पढ़ा दिया भाई, फॉर्मूला सेम ही लग रहा है। तो देखो कुछ नहीं इसमें है, ऑर्डर का गेम है, डायरेक्शन। देखो ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर सेम ऑर्डर पे लगते थे और उनका रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर में जाता था, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि अगर दोनों रिवर्स ऑर्डर में लग जाए, ये रिवर्स ऑर्डर में है ना, हमें अपना हाथ उठाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, तो वैसे में हम लोग क्या करें, है ना। इसलिए हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ को बनाया, समझे। इसलिए हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ को बनाया, ऑर्डर का गेम है बस, और कुछ नहीं। अब पॉलीगन लॉ का क्या गेम है कि ये जो है तुम्हारा 3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने में यूज होता है। अब क्या है ये देख लो, अगर मैं कहूं कि 3 वेक्टर्स को ही ले लेता हूं पहले, ठीक है, 3 वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है तो तीनों को ऐड करने के बाद उनका रिजल्टेंट वेक्टर उस पॉलीगन का चौथा साइड होगा, ठीक है, और ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, रिवर्स ऑर्डर, समझे क्या कहा मैंने। अगर 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है, ये सेम ऑर्डर में गया तो ये पॉलीगन बनाएंगे ना, चौथा साइड जुड़ेगा तो इनका रिजल्टेंट जो है वो चौथा साइड होगा इस पॉलीगन का, और वो सेम ऑर्डर में नहीं होगा। देखो मुझे हाथ उठाना पड़ा इन तीनों को बनाने में, नहीं, यानी सेम ऑर्डर में है, लेकिन चौथा साइड बनाने के लिए मुझे यहां से हाथ उठा के यहाँ आना पड़ा और फिर मैंने ऐसे बनाया, तो रिवर्स ऑर्डर हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें हाथ की कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो गई, यहाँ आना पड़ा, तो ये रिवर्स ऑर्डर होगा। अब तो कुछ बच्चे ये भी बोल देंगे ना कोई कि भाई यहीं से बना देते और यहाँ एरो मार देते, तो नहीं, जिस साइड एरो है उसी साइड से बनाओ, तब रिवर्स ऑर्डर अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने यहाँ ये बनाया, कंटिन्यूटी ब्रेक करके मैं यहाँ आया तो ये इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चला गया, है ना, हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर
3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स एक पॉलीगन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेम ऑर्डर में जाके, तो उनको ऐड करने के बाद जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उस पॉलीगन का लास्ट साइड होगा, कंप्लीटिंग साइड इसको कहेंगे, ठीक है। अब 5 वेक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 वेक्टर्स, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे आया, और पांचवा वेक्टर जो है, 4 वेक्टर्स हो गए और पांचवा वेक्टर बोल रहा है कि उसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? इन सबको कंप्लीट करने वाला साइड, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। देखो मैं हाथ की कंटिन्यूटी मेरी देखो, यहां तक मैंने एक बार में बना लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे हाथ उठा के यहाँ आना पड़ा और फिर ऐसे ये लाइन खींची। तो ये लास्ट जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उन वेक्टर्स में, वो रिवर्स ऑर्डर में होगा और वो उस पॉलीगन का कंप्लीट कर देगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो ये कुछ नहीं, ट्राइंगल लॉ इसमें भी है। ये दो, पहले 2 वेक्टर्स को लो, 2 वेक्टर्स को तो ऐड करना आता है ना, हमें एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है। 2 वेक्टर्स को लो, ये देखो, इसको हटा दो, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे ट्राइंगल लॉ भी लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये है और मैंने एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचा, ट्राइंगल लॉ लगा। ये मैंने अपने मन से इमेजिनरी लाइन खींचा, तो इसका डायरेक्शन मैंने खुद ही रिवर्स कर दिया। लग रहा है ट्राइंगल लॉ, लग रहा है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे तो। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसमें फॉर्मूला लगा के आर वेक्टर ये मान के चलो, इसको सी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और ये रिजल्टेंट है यानी आर वेक्टर है, तो ये एक्स वेक्टर नाम दे दो इसको। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग फॉर्मूला लगा के। अब देखो यहां से एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स को हटा दो, ये एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो सब नाम वाम हटाओ, कंफ्यूज कर देगा। एक और मैंने लाइन ड्रॉ किया, अब देखो ये भी ऐसे, ठीक है। ये ट्राइंगल देखो, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, सेम ऑर्डर, ये ऐसे आ रहा है रिवर्स ऑर्डर। यहां पे भी फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लोगे। और फिर ये ट्राइंगल देखो, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, सेम ऑर्डर, यहाँ ऐसे गया, रिवर्स ऑर्डर, ट्राइंगल लॉ से आया, ठीक है। अब 5 में तो थोड़ा सा मुश्किल था बताना, 4 में बता देंगे, 4 में आराम से हो जाएगा। क्या 1 2 3 सेम ऑर्डर, चौथा रिवर्स ऑर्डर, जो कि आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट है हमारा। अब देखो इसको ऐसे खींच दिए, ये इस साइड जा रहा है, ये साइड जा रहा है, सेम ऑर्डर, और ये इस साइड आ रहा है रिवर्स ऑर्डर, है ना, ये और ऐसे, ये रिवर्स ऑर्डर। ट्राइंगल लॉ से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, तो ये इस साइड गया, ये इस साइड गया, सेम ऑर्डर, ये इस साइड है रिवर्स ऑर्डर, फिर से ट्राइंगल लॉ लगाया, फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग कई बार ट्राइंगल लॉ लगा के इजीली किसी भी पॉलीगन का हम लोग वेक्टर ऐड कर सकते हैं। 6 साइड मान के चलो, ठीक है, एक ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, सब सेम ऑर्डर में, और ये लास्ट वाले रिवर्स ऑर्डर में। इसका नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इस साइड, ये इसका वैल्यू निकाल लिए, फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में इसका वैल्यू आ गया, फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वाले का वैल्यू आया, फिर यहां से ये ड्रॉ करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग इजीली ट्राइंगल लॉ लगा के ही लगा लेंगे। तो इसमें भी वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला कई बार ट्राइंगल लॉ लगाने के बाद आ जाएगा। तो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला में हम लोग यूज क्या करेंगे? ट्राइंगल लॉ वाला फॉर्मूला है ना, वही ट्राइंगल लॉ वाला फॉर्मूला बार बार यूज करना होगा। a² + b² + 2ab cos थीटा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा? लिखो इफ टू वेक्टर्स बोल रहा है, if some vectors are a part of polygon, are making a polygon and they are in the same order, यहाँ स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, तो देखो if some vectors are making a polygon and they are in the same order, then their resultant will complete the polygon and will be in the reverse order. अब तुम बोलोगे कि मुझे कैसे पता है कि वो रिजल्टेंट कंप्लीट कर रहा होगा?
तो भाई देखो, ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर, ये तीन वेक्टर, ये कंप्लीट नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे मुंह खुला रह गया तो, ऐसे 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 हो गया तो भी तो कंप्लीट करना है ना। मैं कह रहा हूं कि आखिरी साइड यही होगा ही, और मुझे कुछ करना ही नहीं है, आखिरी साइड यही होगा, कंप्लीट करना ही है। तो इस तरीके से पॉलीगन लॉ से भी वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं। अब हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के तीनों मेथड्स पढ़ लिए। आओ तीनों मेथड से कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलो, तुम्हारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया होगा, चलो बनाते हैं। भाई पहले इसी में था। तो तुम्हारे स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा होगा, उसे हल करना है। सवाल, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। सो फाइंड, नहीं, एंड एक और चीज गिवन है, p वेक्टर p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। ये p क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है थीटा। थीटा क्यू कंफ्यूज कर देगा क्या? स्मॉल कर लो इसे, स्मॉल स्मॉल। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं बने आओ मैं बताता हूं। ओके, लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ। चलो देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर दिया हुआ है। कहने का मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स को अगर तुम ऐड करोगे तो ये वाला वेक्टर आंसर में आएगा, है ना। फॉर्मूला लगा दो, मुझे चाहिए क्या। और साथ में दिया हुआ है p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू r, यानी p वेक्टर का मैग्नीट्यूड q वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड r वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सिंपल है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगा। अब हमें इसमें चाहिए क्या, चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना। देखो अब सिंपली बन जाएगा ये क्वेश्चन। r इज इक्वल टू p इज इक्वल टू q है, और p q किसके बराबर है, r के बराबर है। तो हम p की जगह r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि p r के बराबर है। r स्क्वायर, q की जगह r लिख सकते हैं, हाँ, तो ये भी r स्क्वायर प्लस 2, p को r लिखे, r इंटू q को भी r लिखे, r cos थीटा लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर प्लस 2 फिर से r स्क्वायर cos थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहां तक तो समझ ही गए होंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहां से, प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा होगा। इसको यहां कर लो, ये वाले 2r स्क्वायर को इधर ले आओ, तो r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा होगा। इस 2r स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस r स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ये कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 आया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन
जिन्हें पता नहीं है वो कैसे लिख सकते हैं इस आंसर को? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। लेकिन मुझे पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? वो होती है 120 डिग्री पे। अब बोलोगे मुझे कैसे पता है? सो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, अलाइड एंगल थ्योरम, जो कि मैं वेक्टर खत्म होने के बाद वही पढ़ाने वाला हूँ। सो घबराओ मत, ये तुम भी मेरी तरह ऐसे आंसर तुरंत तुरंत दोगे। सो आंसर जिसका जिसका कॉस थीटा का वैल्यू जिसका -1/2 आया, कांग्रेट्स, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। और जो बच्चे ये वाली बात जानते थे लेकिन जो थीटा की वैल्यू ऐसे लिखे, उनको तो वेरी गुड, क्योंकि फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो तुम। और जो बच्चे 120 डिग्री वाला बात जानते थे, भाई तुम तो ग्रेट हो, तुमने अलाइड एंगल थ्योरम पढ़ रखा है, तो बहुत अच्छे, तुम्हें भी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी अलाइड एंगल थ्योरम पढ़ेंगे ना, उसके बाद तुम सारे आंसर देना शुरू कर दोगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। हमने क्या किया, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर बोल रहा था, साथ ही बोल रहा था कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सिंपल सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें थीटा निकालना है, तो हम थीटा से रिलेटेड चीज की फॉर्मूला में जहां थीटा दिखा हमने घुसा दिया और आ गया आंसर। बस ऐसे ही करना है। देखो कि फॉर्मूला में गिवन इंफॉर्मेशन जितनी बात है, अगर है तुरंत पुट करो, हो जाएगा। अब एक सवाल ये हो गया ट्रायंगल लॉ से, एक सवाल देते हैं ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ से देने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखो, अ वेक्टर ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर जो है मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ओके, बोल रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। बोल रहा है ए वेक्टर जो है 20 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान देना, एक्स एक्सिस लिखा है, ये 20 डिग्री है। और बी वेक्टर जो बना रहा है वो है 110 डिग्री, इतना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ध्यान से देखना, बी वेक्टर है ना। और साथ में दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, द मैग्नीट्यूड 3 and 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, 3 and 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। सो हमें पूछ रहा है कि कितना, क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड, हमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। समझे क्या पूछ रहा है? ये वाई एक्सिस हटा भी देंगे तो चलेगा क्या? हाँ, अब थोड़ा सा सिंपल हुआ डायग्राम। हमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। सिंपल है, देखो हम इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैग्नीट्यूड वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें चाहिए क्या? थीटा बचा हुआ है, ए और बी का वैल्यू तो आ ही गया, थीटा कैसे निकाले? थीटा होता क्या था? ए और बी के बीच का एंगल, है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होता था उसे हम लोग थीटा बोलते थे। सो ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ए अगर एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, 20 डिग्री, और बी 110 डिग्री, सो ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा? 110 माइनस 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर 90 डिग्री आएगा। थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 90 डिग्री। अब अगर हम एक्स एक्सिस को एक्सक्लूड भी कर दे तो ये कुछ इस तरीके से है, ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, सेम ऑर्डर तो है ही नहीं, रिवर्स ऑर्डर है। तो ट्राइंगल लॉ तो लगने से रहा, बचा क्या? पैरेललोग्राम लॉ। इनका रिजल्टेंट इस साइड जाएगा आर वेक्टर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें?
वही फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पे वही ट्राइंगल वाला बात लग जाएगा। तो सिंपल आर वेक्टर का मॉड यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 12 इंटू कॉस थीटा कॉस 90। थीटा का वैल्यू 90 है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मैंने अभी निकाला। ठीक है, कई बच्चे गलती कर दिए होंगे यहाँ पे, लेकिन हमें इसी का तो ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो नहीं समझ आ रहा है तो, लेकिन समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसके बाद बनाओ। एक्स एक्सिस इसलिए मैंने बोला ध्यान देना। अब देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 25 आई थिंक 25 प्लस 2 इंटू 24 2 इंटू 12 24 इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती थी 0 0, तो इसका वैल्यू तो 0 आ गया तो ये हट गया। रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5 होगा मीटर 5 मीटर। था ना सिंपल। लो भाई जिसका ये आंसर आ गया वेरी वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर पूछ दूं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा अल्फा क्या है भाई, अल्फा क्या चीज का नाम आ गया, अल्फा है ए और आर वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा। सो टैन अल्फा लगा सकते हैं हम लोग, वही वाला फॉर्मूला टैन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा था ना। सो बी का वैल्यू 4 है, 4 इंटू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, 4 साइन 90 बाय ए का वैल्यू 3 प्लस 4 कॉस 90। ठीक है, सो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो ये 4 हो गया प्लस 3 प्लस कॉस 90 0, 3 प्लस 0, तो आंसर आएगा 4/3। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 आया आंसर। अब हमें नहीं पता है tan इनवर्स, तुम्हें नहीं पता है tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू, लेकिन ये भाई ट्रिग्नोमेट्री की चीज नहीं है अभी फिलहाल, ये याद करने वाली चीज है, ये याद कर लो। ऐसे ही मैं आगे भी वीडियो के आगे वाले सेगमेंट में या फिर अगली वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही 4-5 वैल्यूज दे दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो याद कर लेना। ये तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में मैंने भी नहीं पढ़ा है, 53 डिग्री शायद इसका वैल्यू होता है। तो भाई ये आंसर जिसका आ गया वीडियो पॉज करके बनाने के बाद, तुम बिल्कुल सही बनाए थे, घबराओ मत, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये आ गया तो भाई मजा ही आ गया। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 53 होता था कि नहीं, बट लास्ट टाइम तक तो था बदलता तो नहीं है बट क्या करे याद नहीं है एग्जैक्टली। खैर 4/3 वाला वैल्यू भी आया है तो वो बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन मैं अपने मन से देता हूं, देखते हैं बनता है कि नहीं। 4 वेक्टर भाई पॉलीगन लॉ से है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, तीनों सेम ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, 60 डिग्री 45 डिग्री दिया हुआ है। अब तुम्हें बताना है भैया कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है और 3 मीटर है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। देन फाइंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस। चलो वीडियो पॉज करो और बनाओ, बन जाए तो बोलोगे कैसे कमेंट में बताना। चलो ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैच करना अपने से,
इसका चौथा साइड जो होगा रिवर्स ऑर्डर में वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इतना तो पता है हमें, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। सो इसको मान लो डी वेक्टर नाम दिया, ठीक है। सो डी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू ए बी 5 इंटू 3 15 टू 30 cos 60, ठीक है। ये वैल्यू आया, इसको सॉल्व करो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 34 प्लस cos 60 की वैल्यू आई थिंक √3/2 होती है, नहीं 1/2 होती है, सॉरी 15 1/2 ही होती है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। cos 60 sin 30 और cos 60, हाँ 1/2 होती है, चलो ठीक है। so, अब इन दोनों को ऐड करो, 34 प्लस 10 44 प्लस 5 49 √49 7 मीटर। डी का वैल्यू 7 मीटर आ गया, सिंपल था, हमने बुला लिया। अब क्या करते हैं कि ये एंगल नहीं, ये तुम्हारा 60 डिग्री था, ये टोटल 60 डिग्री था, लेकिन ये 15 डिग्री है। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम फंस गए होगे, कोई बात नहीं। ये 60 डिग्री था पूरा, ठीक है, ये 15 डिग्री कर लो और ये 45 डिग्री कर लो, ये वाला पार्ट, इस साइड वाला इतना, ये 45 डिग्री, ठीक है। अब बन जाएगा, देखो डी का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया कि एक और लाइन खींच लेते हैं, क्या करते हैं, नहीं एक और लाइन खींचने की क्या जरूरत है, अब तो आर वेक्टर आ जाएगा, ये ऐसे रिवर्स ऑर्डर ट्राइंगल लगाओ। आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 60 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 7 4 28 इंटू 2 56, है ना, cos 45 1/√2। इतना बेकार वैल्यू यार, 1/√2 ही क्यों आना था, खैर 1/√2 यानी ये सी बात है सही। जिसका यहां तक वैल्यू आया बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, 49 प्लस 10 59 प्लस 6 65 होता है ना। तो आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 65 प्लस 56√2। सो ये हो गया कितना, 65√2 प्लस 56/√2। ये आंसर जिसका आया भाई बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करो, उतना पॉइंट में मत लाओ, ये भी चलेगा, मीटर लगा दो, ठीक है, ये भी चलेगा। तो भाई पॉलीगन लॉ भी तुमने समझ लिया, पैरेललोग्राम लॉ भी समझ लिया, ट्रायंगल लॉ भी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सेक्शन खत्म। मैंने क्वालिटी क्वेश्चंस उठाए थे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए। अब है एक छोटू मोटू कॉन्सेप्ट जो कि एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन से समझ जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिससे कि तुम वो छोटू मोटू कॉन्सेप्ट समझ पाओ। एक तरीका है कि अगर तुम्हें इस टाइप से दिया हो क्वेश्चन तो तुम वेक्टर्स को कैसे ऐड करोगे, सिंपल है। देखो अगर तुम्हें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर तुम्हें कुछ इस तरीके से दिया हो क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस से एक वेक्टर 5 मीटर के मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर है, ए वेक्टर, वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, फिर एक वेक्टर 90 डिग्री एक्स एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, बी वेक्टर, फिर एक वेक्टर जो है वाई एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, सी वेक्टर। तो आप बताओ इनका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, 430302। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग
टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करेगा। अब बाकी बुक्स में आई थिंक अजीब टाइप से दिया है, ठीक है, बहुत हार्ड टाइप कर दिया है। कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही है, बस मैं टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूँ ताकि वो इजी बन जाए। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, समझे? इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने के बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, हमें एक टेबल बनाना है और रिजोल्यूशन लिखना है। रिजोल्यूशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में शायद बताया है कि रिजोल्यूशन क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना आगे बढ़ा, वाई कोऑर्डिनेट पे कितना आगे बढ़ा, ये हम लोग रिजोल्व कर लिए, तोड़ लिए। तो एक्स कंपोनेंट लिखना है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और यहां पे वेक्टर, ठीक है। ये तीन चीज, पहला ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, तीन वेक्टर है। देखो तो मैंने क्या क्या मैग्नीट्यूड्स लिए थे मैं भूल गया खुद ही। अरे यार क्वेश्चन, एक सेकंड बस। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है, और सी का वैल्यू 2 है मीटर में, ठीक है। अब हो जाएगा। अब देखो, ए वेक्टर करना क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट के तरफ हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। ए कॉस थीटा, ए का वैल्यू 5, 5 कॉस 37, थीटा का वैल्यू कितना है 37, यहाँ पे थीटा मतलब एक्स एक्सिस और ए के बीच का एंगल 37 दिया है। कॉस 37 का वैल्यू याद नहीं है अगर, तो क्या करें। कॉस 37 का वैल्यू होता है आई थिंक 4/5। कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। यही इसी टाइप की कुछ वैल्यूज हैं जो तुम्हें याद करनी होगी। मैं इसी के बाद लिखवा देता हूँ, सारी चीजें लिखवा देता हूँ, ठीक है। कॉस 37 का वैल्यू बस मैंने बता दिया 4/5। तो 5 इंटू 4/5 कितना होगा, ए कॉस थीटा यानी 5 कॉस 37, जिसका वैल्यू आया 5 इंटू 4/5, कट गया 4। तो x कंपोनेंट 4 यानी x एक्सिस की तरफ ये 4 यूनिट आगे बढ़ा है, 4 हो गया। अब उसी तरीके से बी, ये y कोऑर्डिनेट निकालो, ये क्या होगा, a साइन थीटा। तो a साइन थीटा, साइन 37 लगाना है, एक सेकंड, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5। ओके 3/5। सो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। सो अगर हम लोग यहां पे लगाए, सो ए साइन थीटा, ए इंटू साइन 37, वाई कंपोनेंट निकालने का तरीका है वो मैंने पिछली वीडियो में सब बताया कि कैसे ये फॉर्मूलाज आए, ठीक है। 5 इंटू साइन 37, 5 इंटू 3/5, ये कटा, आंसर 3 आया। सो यहां 3 लिख दो, सिंपल। अब याद करने वाली कोई वैल्यू ही नहीं है, अब बन जाएगा तुरंत। अब देखो, अब क्या बी की वैल्यू कितनी, एक्स एक्सिस से तो पैरेलल जा रहा है ना, इस साइड ये जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये पैरेलल वेक्टर्स, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। सो अगर 0 है तो cos 0, बी cos 0 कितना होगा, cos 0 का वैल्यू 1, पक्का। तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया अगर, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या है, b साइन 0, साइन 0 का वैल्यू, y निकालने के लिए साइन 0, सो b साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो b इंटू 0 यानी 3 इंटू 0, 0, तो ये 0 आ गया, b हो गया। अब उसी तरीके से c वेक्टर, ये क्या है, x एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, x एक्सिस ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है। वेक्टर शिफ्टिंग कर लो, नहीं समझ आ रहा है तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, ध्यान से देखने, सब सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं। सो अब 90 डिग्री के हिसाब से क्या करेंगे, देखो साइन 90, ये cos 90 लिखते हैं,
cos 90 क्या होता है 1, नहीं 0 होता है, सॉरी 0। सो 2 इंटू कॉस 90, 2 इंटू 0 0। साइन 90 1 होता है, 2 इंटू साइन 90, 2 इंटू 1 2। ये आ गया। अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर दोगे, अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 7 5, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। 7 आई कैप, एक्स कंपोनेंट पे आई कैप लगता है, वाई कंपोनेंट पे जे कैप लगता है, यूनिट वेक्टर में पढ़ा थे हम, प्लस 5 जे कैप, ऐसे लिख दो। और अब तुम्हें पता है कि एक यूनिट वेक्टर में अगर कुछ लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। कैसे निकलता है भाई, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 49 प्लस 25, जो कि तुम्हारा शायद से 64 होना चाहिए, रूट 64 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, सही हो ना मैं, हाँ आई थिंक सही है। तो सॉरी 74 होना चाहिए। वही मैं सोचा कि भाई आज तक तो मैंने देखा नहीं कि 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 होता है। सो देखो समझ गया क्या किए, अगर तुम्हें एंगल दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, क्या करोगे, इतना दिमाग कैसे लगाए, सीधा टेबुलर फॉर्म में लिख दो। एक्स कंपोनेंट लिखो, क्या होगा, ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, सी कॉस थीटा, सी साइन थीटा, सबका थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब ऐड कर दो तीनों को, ऐड करने के बाद एक्स कंपोनेंट में आई कैप लगाओ, वाई कंपोनेंट में जे कैप, ये आ गया आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ऊपर में रूट, ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो ये तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि अगर नेगेटिव वाला गेम हो जाए तो, यानी जरूरी थोड़ी ना है कि सब एक्सिस के इसी साइड रहे। अगर कोई ऐसे जा रहा है कोई वेक्टर, यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, तो क्या करेंगे, हाँ सिंपल है। देखो तुम्हें देखना है उसकी डायरेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते समय। थीटा की वैल्यू तो तुम्हें पता है, कॉस थीटा लगा दोगे यहाँ, साइन थीटा लगा दोगे यहाँ, चलेगा वो। ए वेक्टर है, ए वेक्टर ए कॉस थीटा होगा ये, ठीक है, और ये ए साइन थीटा होगा, इतना हमें पता है। अब हमें जानना है कि इसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन कैसे निकालें। तुम्हें देखना है कि ये किस साइड बढ़ रहा है। ये देखो ये इस साइड जा रहा है ना, इस साइड जा रहा है, तो ये आगे जाते जाते वाई एक्सिस की तरफ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, ये तो पॉजिटिव ही चलाएगा ना। वाई एक्सिस इस साइड पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है वाई एक्सिस की साइड, तो ये पॉजिटिव हो गया। एक्स एक्सिस की साइड ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, तो ये निगेटिव हो गया। हो गया। अब है कोई बी वेक्टर, एक बी वेक्टर है तुम्हारा, ऐसे जा रहा है। अब क्या, बी वेक्टर बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये सही है। साइन क्या होगा इसका, वाई एक्सिस से तो पैरेलल जा रहा है, अब वो ना निगेटिव जाएगा ना पॉजिटिव जाएगा वाई एक्सिस से, इतना हमें पता है। और ये ओरिजिन के ऊपर भी है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें क्या, ये पॉजिटिव साइड जा रहा है कि निगेटिव साइड जा रहा है, ये देखो। अब तुम बोलोगे भाई शुरू में तो निगेटिव में था ना, लेकिन जा किस साइड रहा है ये देखना है। जा किस साइड रहा है, पॉजिटिव, तो इसका भी पॉजिटिव है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, सभी कंपोनेंट्स नेगेटिव वालों में निकाल सकते हैं। अब वेक्टर खत्म होने के बाद ना मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी सेशन लूंगा, तुरंत नहीं, पहले बेसिक मैथ्स पढ़ा दूंगा उसके बाद लूंगा, तो वो कर लेना, उसके बाद वेक्टर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं वेक्टर्स को जीरो कैसे कन्वर्ट करें, यानी तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि
ऐसे कोई वेक्टर्स है जो क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, और सब सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा सबको ऐड करके, तो इसका आंसर 0 आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, अब बोलोगे कैसे? इसी को कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर, टॉपिक का नाम डाल दो। तो देखो, अगर कोई वेक्टर्स क्लोज हो चुके हैं, यानी क्लोज मतलब क्या हो गया, चारों साइड सट चुके हैं, सारे साइड्स ऐसे, ठीक है, और सब सेम ऑर्डर में, कोई रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, तो इसको साइक्लिक कहेंगे, है ना। ऐसे में इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 0 होगा, समझे। ये होता है साइक्लिक ऑर्डर में। सो अब तुम बोलोगे सम ऑफ वेक्टर्स, व्हेन द सम ऑफ सेवरल वेक्टर्स या 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स का सम 0 कब होता है, तो बोलना व्हेन दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर। 5 वेक्टर्स का सम 0 कब होगा, व्हेन दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर। 3 वेक्टर्स का सम 0 कब होगा, व्हेन दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर, समझे। इनका जो रिजल्टेंट आएगा भाई, इसका रिजल्टेंट जो बनेगा, ये तो 3 वेक्टर्स हो गए, वो 0 होगा, यानी दिखेगा ही नहीं, समझे। ये कहने का मतलब है 10 वेक्टर्स को भी तुम ऐड कर दो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सब सेम ऑर्डर में ना, मुझे हाथ उठाना पड़ा नहीं। अगर इनको मैं सबको ऐड करूंगा तो इसका आंसर जो आएगा ना, वो सबका आंसर 0 आएगा। सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में, यानी क्लोज हो चुके हैं और सब सेम ऑर्डर में है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 वेक्टर्स दिए हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी 3 वेक्टर्स दिए हैं, इनका सम 0 कब हो सकता है, इनका सम 0 कब होगा, इन तीनों को ऐड करने पे 0 कब आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा है। तो इनका सम 0 तब आएगा जब, देखो, सी को हम लोग मान लेते हैं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ठीक है, तीनों में सबसे बड़ा ये है, और ये मान लो इसको स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब देखो, जब a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ऐसे, तो a माइनस बी जब तुम्हारा सी वेक्टर से या तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से या तो छोटा हो या तो इक्वल हो, और a प्लस बी जो हो सी वेक्टर से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, वैसे में इन तीनों का सम 0 हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हाँ, इट कैन बी 0, ये 0 हो सकता है। कब? जब a माइनस बी सी से छोटा हो, a प्लस बी सी से बड़ा हो। सी क्या है? ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे में अगर सेटिस्फाई कर दिया ये कंडीशन, तो ये 0 हो सकता है। एग्जैक्टली होगा नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हो सकता है। अगर तुमसे पूछ दिया कि ये 3 वेक्टर दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 5, बी वेक्टर का 6 और छोटा करते हैं बी वेक्टर 4, और सी वेक्टर का दिया है 9 नहीं 8, ठीक है, बोलेगा इन तीनों को ऐड करने पे 0 आ सकता है क्या? आ सकता है क्या बोल रहा है। हमें साइक्लिक ऑर्डर के बारे में नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब बताया नहीं किस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में है, कंप्लीट है, ये नहीं बताया, बस पूछा है 0 हो सकता है क्या। तो इसका आंसर होगा हाँ या नहीं। चेक करते हैं। a माइनस बी 5 माइनस 4 1, a प्लस बी 5 प्लस 4 9, 8 8 1 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो हो गया कंडीशन सेटिस्फाई, यानी ये 0 हो सकता है, समझे। अब एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 वेक्टर्स का जो सम है, कोई भी 2 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका जो सम है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा a प्लस बी
और मिनिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम है, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा a माइनस बी। ठीक है, ये मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा कि दो वेक्टर्स का सम कब हो सकता है जीरो, तो सिंपल है, दो वेक्टर्स का सम जीरो तब होगा जब दोनों अपोजिट साइड में हो और सेम मैग्नीट्यूड के हो, है ना। जब दोनों अपोजिट साइड में हो और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, तो इनका नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। आया दो वेक्टर्स का सम जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो दो वेक्टर्स का सम ऐसे जीरो आ सकता है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मान के चलो। अब तुमको जैसे दिया हुआ है कि दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर है 5, बी वेक्टर है 4, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड बोलेगा कि ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, जानते हैं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन मतलब एक से ज्यादा आंसर सही होता है उसमें। तो ऑप्शन ए है, इन चारों में से कितने ऑप्शंस जो है सही हो सकते हैं, सही मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन होगा रिजल्टेंट वेक्टर उसके बराबर हो सकते हैं। अगर तुमको थीटा नहीं दिया है तो क्या मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा यानी आर वेक्टर उसके बराबर हो सकते हैं, है नहीं। ये कब, जब थीटा नहीं दिया है तो कैसे पाए। तुमको दिया है एक में 6, एक में दिया है 7, एक में दिया है 0, एक में दिया है 4, तो क्या करोगे। तुमको क्या करना होगा, एक में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 + 4 9, और मिनिमम वैल्यू 5 - 4 1। इन दोनों के बीच में जितने वैल्यूज आएंगे और ये दोनों भी, वो सारे वैल्यूज सेटिस्फाई कर देंगे, यानी वो सारे वैल्यूज जो है आंसर हो सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे एक से ज्यादा आंसर कैसे हो जाएगा, अरे तुमको थीटा देवे नहीं किया, थीटा दिया ही नहीं है, तो तुम अपने मन से कुछ भी थीटा ले सकते हो ना। अब क्वेश्चन में अगर थीटा दे देगा 30 डिग्री तो मान लो आंसर 6 आ जाएगा, थीटा दे देगा 50 डिग्री तुमको आंसर 7 आ जाएगा, मान लो थीटा देगा 80 डिग्री तुमको आ जाएगा 4, समझे, ये हो सकता है, समझे। तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग आंसर आ सकता है। सो इसलिए बोल रहा है कौन कौन सा आंसर हो सकता है, तो कौन कौन हो सकता है, जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारे हो सकते हैं, और साथ में मिनिमम और मैक्सिमम वो भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, वो अलग अलग थीटा के वैल्यूज पे होगा, और क्या है। सो अब देखो इसमें क्या करें, इसका आंसर 6 बीच में आया 9 और 1 के, ये भी आया, ये भी आया, ये नहीं आया, सो ये आंसर हो गया, समझे। क्या आंसर हो सकता है नहीं, इनमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं, कौन कौन से सही हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम और उन दोनों के बीच में आने वाले सारे नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर्स, उसके अलावा 1.5 1.6 ये सारे नंबर, मतलब 1 और 9 और उनके बीच के सारे नंबर्स सब पॉसिबल है। तो ऐसे कितने नंबर्स है, इनफाइनाइटली मैनी, कितने, इनफाइनाइटली मैनी। अब तुम बोलोगे कैसे, हम लिए 1, ठीक है, दूसरा आंसर लेते हैं 1.1, ठीक है, 1.01, ठीक है, अब तीसरा आंसर लेते हैं 1.001, 1.001, ठीक है, फिर लेते हैं 1.0001, 1.50 को 01 ऐसे ले लिए, ठीक है। तो अब बोलो, हम तो जीरो का वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1 और 2 के बीच में ही बहुत सारा नंबर आ जाएगा, इंफिनिटी, तो इसके बीच का आंसर इनफाइनाइटली मनी है। ऐसे ही इंफिनिटी से रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस बनाया है, वो देखना जरूर, ठीक है। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, और साथ ही साथ एक स्पेशल चीज और है, ठीक है, एक स्पेशल चीज उसके लिए भी, क्योंकि वीडियो छोटी बन रही थी वाली, तो मैंने इस वीडियो से हटा के उसे उस वीडियो में डाल दिया है वो स्पेशल चीज। चलो उसके अलावा तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन लिखवानी थी ना मुझे,
तब ना तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कुछ एंगल्स की वैल्यू मैं लिखवा रहा था। हाँ देख लो, ये कभी कभी ये क्वेश्चंस में आते रहते हैं इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। साइन, कॉस, टैन, बाकी कॉट, कोसेक, कॉट तो तुम इसी से उल्टा करके निकाल लोगे। 37 डिग्री का तीनों में ये आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन में आ गया था 3/5, 4/5, 3/4। ये एक्सपेरिमेंटली निकाल के तुम्हें याद कर लेना है ये, ठीक है। ये तुम कहीं ट्रिग्नोमेट्री में अभी तो नहीं पढ़ोगे बेसिक मैथ्स में। फिर साइन, कॉस, टैन 43 डिग्री पे, 53, सॉरी 53। ये क्या आएगा 4/5, ये 3/5 और ये आएगा 4/3। बस इतना याद कर लो हो जाएगा। ये वैल्यूज याद कर लो, ये काम आते हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हाँ, आज मैं होमवर्क देता हूँ, चलो कुछ होमवर्क जरूर दूंगा। और साथ ही अब मैं डीपीपीज की भी तैयारी कर रहा हूँ, बताना मत किसी को, सरप्राइज है सिर्फ तुम्हारे लिए जो वीडियो का एंड तक देख रहा है। सो डीपीपीज की भी तैयारी हो रही है, डीपीपी बनेगी। और अभी के लिए होमवर्क है एचसी वर्मा और एम करीम जैसी किताबों से एडिशन के कुछ 10-20 क्वेश्चंस बना लो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर सब्सट्रैक्शन बताएंगे क्या है, बहुत इजी है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये पहुंच पाए, और सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच।